हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे। गांव में रोजगार न होने के बराबर था। लोग खेती बाड़ी करके अपना घर और अपने बच्चों का गुजार बसर करते थे। मगर गांव में आम लोगों के पास जितनी जमीन उनसे हिस्से में थी, उस जमीन से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा जमीन पर गांव के चौधरी का कब्जा था। वो उस जमीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती कड़ी करवाता करते थे। क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा लोगों के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती थी कि वह कोई अपनी जमीन खरीद कर उस पर खेती करके अपना घर चला सके। इसलिए गांव के चौधरी की जमीनों पर काम करने के लिए मजबूर थे। मैं भी गांव में ऐसी घराने में संबंध रखता था जिसके पास अपनी जमीन खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थे और गांव के चौधरी की जमीन पर काम किया करता था। मगर वह कड़ी मेहनत के बाद सब कुछ रुपया ही मेरे हाथ में मैं पकड़ा देता था। मैं अपने गरीबी से तंग आ चुका था। मैंने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा, लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो यह कि शहर में मेरा कोई जानने वाला दूर तक मौजूद नहीं था। मेरी पत्नी के डर के मामा थे, दूर के मामा थे, लेकिन उनसे मेरी बनती नहीं थी। यूँ कहना चाहिए कि वह मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, तो मैं उनसे कनेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी नहीं था जिसके जरिए शहर में मुझे नौकरी मिल सके। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। शुरुआती शिक्षा मैंने गांव में ही हासिल की थी, मगर फिर भी शहर जाकर मैं किस्मत आजमाना चाहता। मगर गांव के चौधरी की जानकारी के गांव निकलकर शहर जाना आसान नहीं था। क्योंकि हवेली में रहने वाले चौधरी या बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं उनके खेतों पर काम करने वाले मजदूर उनकी गुलामी छोड़कर शहर जाए। मैं बहुत ही मुश्किल से छुपता छुपाता शहर आ गया था। शहर आते ही मुझे रहने की समस्या हुई थी। उसका हाल मैंने अब ऐसे निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली बिल्डिंग के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इसी तरह से कुछ दिन परेशानी से गुजर गए, लेकिन मुझे कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। जिसके पास जाता वह महंगाई का रोना रोता और मैं अपना सा मुंह लेकर खामोश हो जाता। जब कुछ दिनों तक मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैंने वापस जाने का इरादा कर लिया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था उसी दिन मुझे एक बिल्डिंग में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने यह काम भी बहुत खुशी से स्वीकार किया, क्योंकि गांव में जाकर चौधरी के जूते खाने से तो अच्छा ही था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस बिल्डिंग में काम करते गुजर गए। मैं अब इसी बिल्डिंग में एक कोने में सोने लगा था, मगर अब मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका था। ठेकेदार भी बहुत ज्यादा कम मजदूरी दिया करता था, जिसकी मेरी इतनी बड़े शहर में गुजारा मुश्किल से होता था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने की कोई जरिया ढूंढना शुरू कर दिया और इन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात विक्रम नामी एक आदमी से हुई। जल्द ही काम के सिलसिले में यह मुलाकाती दोस्ती में बदलने लगी। जब मैं बिना शिक्षा के उसके घर भी जाने लगा। विक्रम ठेकेदारी का काम करता था, मगर उसका काम भी इतना ज्यादा नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से उसके ठाठ बाट थे, जिससे जाहिर होता था वह बहुत पैसे वाला है, मगर उसके पास पैसे आते कहाँ से मुझे नहीं पता। ऐसो आराम देखकर मैं दिल में हैरान होती कि उसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। एक कारण यह भी था कि वह मेरे दोस्ती करने का भी मैं चाहता था कि वह मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर कर सकूं। लेकिन अभी तक मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया था, सिवाय इस बात के वह एक ठेकेदार और मजदूरी को अपने साथ काम करवाता था। लेकिन मैंने नोट किया था कि उसका ध्यान ठेकेदार की तरफ बिल्कुल नहीं था, और इसी बात ने मुझे हैरत में डाल रखा था। और आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि वह ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वह इतनी ऐश भरी जिंदगी गुजार रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने मुझे बताया कि वह लड़कियों औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोटे पर ले जाकर बेच देता है, जिसकी वजह से वो उस पर की बारिश होती है। यह बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया और सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वह अपनी जिंदगी इतने आराम से गुजर रहा है। उसने मुझे भी अपने काम में शामिल होने की ऑफर की। उसकी ऑफर सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और अपना चेहरा देखने लगा। अभी मैं उसकी बात में हजम नहीं कर पाया था कि मैं वह गैर कानूनी काम करता। ऊपर उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की ऑफर कर दी। मेरा परेशान होना तो बनता था। मैंने उसने सोचा के लिए
कुछ समय मांगा भी, अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। मेरी पत्नी बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे और मैं यहाँ अपने हालात से जूझ रहा था। यही सब सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और अगले दिन मैं बुझ दिल के साथ काम करवाना हुआ। पूरा दिन विक्रम की उसी बात के बारे में सोच रहा था कि उस समय मेरी उस फिर मुलाकात हुई तो मेरे फैसले में बुरा बारे में पूछा तो मैं बगैर सोचे समझे उसके साथ काम करने की हामी भर दी तो वो बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का समय था, पूरे कोठे का सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज्यादा लोग रात जागने के बाद अब दिन में अपनी नींद पूरी कर रहे थे। विक्रम ने ले जाकर मुझे उसी कोठे में के मालकिन से मिलवाया जो लड़की खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया और विक्रम से पूछा, क्या काम कर सकता है तू? विक्रम ने फौरन हामी भरी। उसी औरत ने विश्वास दिलाया कि मैं इसके साथ ही काम करूंगा और इसे सब कुछ सिखा दूंगा। कोठे की मालकिन ने फिर कहा कि फिर अभी फिलहाल मुझे कुछ लड़कियों की जरूरत है तो मेरे लिए लड़की का इंतजाम कर दो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और विक्रम के साथ वहीं से उठकर आ गया। जब हम विक्रम के घर पहुंचे तो विक्रम ने मुझे सलाह दी कि मैं गांव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का अंदाजा देकर चाहे लेकर आओ और कोठी पर जाकर भेज दो, क्योंकि वह भी इसी तरह काम किया करता था। मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर के ज्यादा दूर नहीं था। मैं उसे गांव की तरफ चल दिया। विक्रम यह काम अकेला नहीं करता था बल्कि उसका एक बहुत बड़ा गिरोह था। इस काम को करने के लिए अब वह मुझे ज्यादा हुआ क्योंकि इस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे कि वहां से जो विक्रम को भेजे हुए थे। सिर्फ इसी गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांव इलाकों में भी यह गिरोह का सरगर्म था और अपना बहुत काम ही अच्छे से अंजाम दे रहा था। मैंने अपने कोठे ठेकेदार से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी, लेकिन मेरा ठेकेदार मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था तो फिर मैंने नौकरी ही छोड़ दी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं विक्रम के बताए हुए गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते मेरा जमीन मुझे कचोड़ रहा था और जब इस गांव में पहुंचा तो शाम का समय हो रहा था। बस से उतर कर मैंने आसपास देखा तो शाम को अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। मुझे अपना आप में अंधेरा सा ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे कुछ कदमों की बस स्टैंड से निकलकर गांव जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। एकदम से मेरे ऐसे हो रहे थे जैसे किसी ने उन पर वजन बांध दिया हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटा हुआ गांव की तरफ चला जा रहा था। मेरे दिल पर बोझ था, वही बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मुझे कुछ दूर खेतों में डूबता हुआ सूरज की भी आग का गोला मालूम हो रहा था। मुझे एक तांगा वाला अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैंने उसे रोककर गांव जाने वाली सड़क पर चलने को कहा। खामोशी से किराया तय करके उसके साथ बैठ गया। मैं रास्ते भर बिल्कुल खामोश रहा। तांगे वाले ने बातचीत के इरादे से कुछ ही अपनी गरीबी की दास्तान सुनानी शुरू कर दी। मैं सोचने पड़ गया कि मैं तो गरीबी से तंग आकर मजदूर होकर यहाँ तक पहुँचा। तांगे वाले से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। उसने मुझे अपना मेहमान बनाने की ऑफर कर दी क्योंकि शहर में आए हुए लोगों से उसकी एक सहारा यह मिल रहा था कि लोग वापस आते जाते कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह से वह मेरे साथ इस कदर अच्छे से पेश आ रहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वह तांगा वाला फिर बोला कि मेरे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं बोला कुछ नहीं। उससे फिर बताया कि उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए एप्लीकेशन जमा कराई है। उसकी बेटी 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। यह बताते हुए उसके चेहरे पर गर्व छलक आया था। उसने गर्व से अपनी बेटी के लिए यह बात बोली या वह गरीब देखकर उसकी नजरें चुराने का मजबूर हो गया। एक पल के लिए मेरा जी चाह रहा था कि उसे मना कर दूं कि वह अपनी बेटी को नौकरी के लिए शहर ना भेजे, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया और उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मेरी विक्रम के गिरोह के आदमी से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे के काम के बारे में समझाया। कुछ दिन तक हम अपना काम करते रहे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए तैयार करना आसान काम नहीं था। कुछ दिन की मेहनत के बाद मैं गांव से वापस शहर जा रहा था और उस समय मेरे साथ 4 लड़कियों की जो शहर में नौकरी करने के इरादे में मेरे साथ जाने को तैयार हो गई थी। उन सब की उम्र लगभग 25-40 के लगभग थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए वह बेहद घबराई हुई थी। मैं उन्होंने जब शहर पहुंचा तो विक्रम को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंचा हूं।
उसने मुझे इन लड़कियों को लेकर सीधा कोटे पर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर बोझ था कि बढ़ता ही जा रहा था, मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की तरफ खींच रही थी। मैं यही सोच बहुत खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर में पैसे भेज सकूंगा। मैं उन लड़कियों को सही बताया कि हम लोग सीधे काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई थी कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया है, मगर वह लोग आने वाले हालात से बेखबर थी। उन लड़कियों में से एक तांगे वाले की बेटी थी, शामिल थी। जब मैं उन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का समय हो गया था और कोठी में जैसे दिन निकल आया। जब हम लोग कोठी में दाखिल हुए तो लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, मगर बोली कुछ नहीं थी। वह फटी फटी आंखों से अपने चारों तरफ देख रही थी कि जहां औरतें और लड़कियां नग्न व्यवस्था में अपने आने वाले ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। जब मैं उस कोठी की मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो विक्रम वहां पहले से ही मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर उनकी आंखों की चमक बढ़ गई थी और आगे बढ़कर उसने पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठी की मालकिन भी बहुत खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी। उन लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वह लोग समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लेकर भेज दिया गया है। मैं जब कोठी की मालकिन से पैसे की गड्डी लेकर वहां से निकला तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीख पुकार की आवाज सुनाई दी, मगर हरे गुलाबी रंग के नोटों की गड्डी ने जैसे मेरी जमीन को मार दिया था। मैं उसकी चीख पुकार की परवाह किए बगैर वहां से निकल आया। अब इस काम में मैं धीरे धीरे माहिर हो जा रहा था और अलग अलग गांव में दूर दराज के इलाकों में कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर उन कोटों के मालकिन के हाथों बेच चुका था। उसे कोटे की मालकिन मुझसे बहुत खुश थी। मैं हर बार अच्छा माल लाकर उसके पास पहुंचाता। पैसे की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों में भी पूरी तरह बंद कर दिया था। कोठी पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार अब मुझ पर कोई असर नहीं कर डालती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर के सारे एहसास और जज्बात मर चुके हैं। मुझे जब सिर्फ पैसे से मतलब था, जो इस समय मैं बेतहाशा कमा रहा था। अब तो मेरे अंदर से ही आवाज नहीं आती थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे ये काम करने की आदत लग चुकी थी। अब तो मैं आंख और नाक कान जूते रखता और कहाँ मुझे नया शिकार मिलेगा। कोठे पर बेची गई लड़कियों की चीख पुकार अब मुझ पर कोई असर नहीं डालती थी। यह काम करते हुए मुझे काफी समय हो चुका था और अब तक मैं एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैं विक्रम से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे अनुमति दे दी और साथ ही यह भी कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार की तलाश करना, जिस पर मैंने शैतानियत से हंसते हुए कहा, सर हिला दिया था। मैं सालों के बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने बराबर भेज रहा था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर में गांव पहुंचा तो पत्नी और बच्चों ने खूब ही खुशी से मेरा स्वागत किया। मेरे बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बहुत खुश था। घर में रंगो रोगन रोशन हो चुका था और घर में कई कीमती सामान भी लाकर रख दिए गए थे। घर काया की पलटी चुकी थी और यह सब इन पैसों की बदौलत हुआ था जो शहर जाकर भेज रहा था। वरना इस समय भी जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मेरा बेटा भी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। मुझसे जिद करने लगा, मैं आपके साथ शहर जाऊंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। इतने में मेरी नजर मेरी पत्नी बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। उसने खूब कद काठ निकला था। मैंने उसकी तरफ गौर से देख रहा था। मुझे पहले ही मुकाबले में काफी बड़ी महसूस हुई। जवानी की दहलीज पर वह कदम रख चुकी थी। मेरी पत्नी के माँ बाप को मेरे हुए काफी समय हो चुका था और उसकी ये बहन शुरू से हमारे साथ ही रहती थी, मगर उसका दिमाग नॉर्मल था। उसके अंदर बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक के पीछे रह गया था। इस वजह से वह महंगी दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में धमाका हुआ, मगर मैं इस बात को पहले तो नजरअंदाज कर दिया था। कुछ दिन गांव में रहा, अब मेरे पास पैसे भी खत्म होने वाले थे। वह कहते हैं ना कि हराम के पैसे में बरकत नहीं होती, वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार तलाश करना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की ही नजर आ रही थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कोई पहली नजर में देखकर बता ही नहीं सकता था कि वह दिमागी तौर पर कमजोर है। मेरे दिमाग में ही शैतान ने उस बार पर गौर करना शुरू कर दिया। कई सालों से वह हम पर
बोझ बनी हुई थी। पहले ही घर में खर्चा का कम था कि उसका भी खर्चा उठाना। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मेरे लिए अपनी पत्नी को शीशे में उतारना बहुत आसान था, क्योंकि वह आम सी घरेलू औरत थी। वह बाहर की दुनिया से कुछ खबर नहीं थी। मैंने उससे कहा कि शहर में उसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद है, जहाँ बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर है और ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने यह भी झूठ बोला कि मैंने कई लोगों का इन अस्पतालों में ठीक होकर होता देखा है। यह सुनकर मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी पत्नी को परेशान होते देखा हुआ। उसकी बहन को क्या होगा? अब तो उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी कमजोरी की वजह से उसके रिश्ते में नहीं आते थे। मैं अपनी पत्नी को और शीशे में उतारने के लिए उसे पट्टी पढ़ाया। उसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो हो सकता है उसकी सेहत पर, उसके दिमाग पर अच्छा असर पड़े। और मेरी पत्नी बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा रखते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने को तैयार हो गई। यह काम इतना आसान होगा या तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ ही दिन बाद मैं अपनी साली को लेकर साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरी पत्नी अपनी बहन को जाते देखकर फुट फुट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन से ही वह उसकी एक माँ की तरह देखभाल करती आ रही थी, और कभी कभी तो मेरी पत्नी अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। उसकी हर जरूरत उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर उसे जरा सी भी अलग अलग जाति में उसकी बहन को बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूँ, तो वह कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले न करती, बल्कि उल्टा मुझे ही पुलिस के हवाले कर देती। कुछ देर बाद अब मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर में खेत खलियान देखकर खुश हो रहा था, और साथ ही मुझे अनगिनत सवाल भी करती जा रही थी, मगर मैं उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसके सवाल मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी तरह मेरी साली मेरी जिंदगी से दूर चली जाए। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतर कर मैं उसे लेकर विक्रम के घर तक तरफ रवाना हुआ। उसने मेरे साथ एक लड़की को आते देखा तो वह यह समझा कि मैं किसी नौकरानी का साझा देकर आया हूँ, मगर अब जब मैं उसे बताया कि मैं अपनी साली को बेचने के लिए लाया हूँ, तो हक्का बक्का होकर मेरी शक्ल देखने लगा। और जब मैं उसे आगे बताया कि यह दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है, तो उसने मुझे यह काम करने के लिए मना किया। मगर उस समय मुझ पर पैसों के भूत सवार थे। मैं बहुत जिद करने पर विक्रम ने भी मेरी बात मानी और हम दोनों को लेकर कोठी की तरफ चला रवाना हो गया। कोठी पर पहुंचकर जब मैंने कोठी की मालकिन के सामने अपनी साली को पेश किया, तो वह भी उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो गई। मगर जब मैं उसे बताया कि वह दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर है, तो उसके माथे पर बल पड़ गया और उसने मेरी साली को खरीदने से मना कर दिया। मैंने कोठी की मालकिन के बहुत हाथ पर जोड़ा। आखिरकार वह इस बात पर राजी हुई कि वह उसे कुछ दिन यहाँ रखकर देखेगी, उसके बाद ही वह मुझे पैसे देगी। इस बात पर मैं हामी भर ली और अपनी साली को कोठी की मालकिन के हवाले करके आ गया। मुझे वापस आता देखकर उसने मेरे साथ जाने की जिद की और तेज आवाज से रोने लगी, तो मैं कोठी की मालकिन से उसे कमरे में बंद कर दिया। उसे छोड़कर वहां से निकल कर के विक्रम के साथ उसके घर आ गया। अब अगला काम मेरा यह था कि मैं अपनी पत्नी को बताता कि उसकी बहन हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद अंदर जमा नहीं कर पा रहा था। बहुत हिम्मत करके आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि जब मैं बस स्टेशन पर रिक्शा ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, तो पीछे से उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई, और तब से मैं उसी को ढूंढकर यहाँ सुनकर मेरी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे भी अपनी सवासी के बहुत घुले मिले थे। अपनी मासी की गुम होने की खबर सुनी तो वह भी रोने लगे। पूरा घर जैसे पागल हो गया था। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, यह कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया, मगर वह जैसी मेरी पत्नी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वह अपनी बहन के लिए पूरी तरह से तड़प रही थी, और मैं अपने हाथों से यह सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट बाद फोन आते रहते और मेरी साली के बारे में पूछती रहे। मैं घर वालों को जवाब देकर थक चुका था। मैंने उससे यही कह रहा था कि मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नहीं मिल रही, लेकिन घर से फोन आने बंद नहीं हो रहे थे। मैं इसका यह हल निकालना भी नहीं
मैं उन लोगों को फोन उठाने ही बंद कर दिए। इस तरह मेरे घर वालों के सवालों मेरी जान छूट गई थी। 2 दिन से इंतजार में गुजर गए कि कोठी की मालकिन मुझे कुछ फोन करके पैसे लेने के लिए बुलाएगी, मगर उसका फोन नहीं आया। तो मैं खुद कोठी पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और विक्रम को लेकर मैं कोठी की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी साली ऐसी कोई हरकत ना कर दी हो जिससे वह गुस्से में आ गया और मुझे मेरे पैसे देने से मना कर दे। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने पैसे हथियाना चाहता था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठी पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होते आगे बढ़ी तो मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी और मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं अपनी फटी फटी आंखों से सामने का दृश्य देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं उसे यही कोठी पर देखकर हैरान रह गया और फिर मेरे बेटे से होती हुई नजर सामने सोफे पर गई तो मेरी साली के साथ मेरी पत्नी भी सोफे पर बैठी हुई थी। यह दृश्य देखकर मैं पैरों से में रही सही जान से निकल चुकी थी। साथ ही अफसोस आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े हुए थे और साथ ही मेरी पत्नी की वही वकील मामा खड़े थे जिसने मेरी जान आज तक नहीं बनी थी। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन नहीं निकल चुकी थी। अब मैं हर तरफ से गिर चुका था। मेरी पत्नी और बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी और मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा हुआ था। मुझसे हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन लोगों की तरफ देख सकूं। 2 दिन से मेरी पत्नी और बेटा मुझे बराबर फोन कर रहे थे, मगर मैं उनको फोन का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उस समय को कोसने लगा कि मैंने इन लोगों को फोन का जवाब नहीं दिया। कम से कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदगी का सामना तो नहीं करना पड़ता। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कि जमीन फटे और मैं उनसे समा जाऊं। बस नजरें झुका अपनी जगह खड़ा हुआ था। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे लाल आंखों से घूर रहा था और मेरी पत्नी सामने बैठी मुझे शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और वहां सबको बताना शुरू कर दिया है कि इन्होंने ही मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया। मेरी साली का दिमाग बस थोड़ा सा ही कमजोर था। वह बाकी सारी बातें समझती थी। वह इतनी भी पागल नहीं थी कि वह मेरे किए गए इस गलत काम को समझ ना सकी थी और पुलिस के सामने बयां कर दे सकती। मैं जाकर भी अपनी साली के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन मेरी साली डरकर अपनी बहन के पीछे छुप गई। मेरी पत्नी ने मुझे गुस्से से धक्का देकर दूर गिरा दिया। मेरे पत्नी के मामा आगे बढ़े और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। कोठी की मालकिन पहले से ही सब कुछ पुलिस को उगल चुकी थी। यही वजह थी कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे करतूत सबको मालूम हो गए थे। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। मैंने इतने गंदा काम किया था जिसकी वजह से अब आज मैं सबकी नजरों में गिर चुका था। कोठी की मालकिन की सारी बातें बता चुकी थी कि मैंने न जाने कितनी ही लड़कियों को वहां धोखे से लाकर बेच दिया है। मेरी पत्नी ने और मेरी पत्नी के मामा वकील ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस ने मुझे और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख सफाई दी मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा खामोशी से मुझे गिरफ्तार होते हुए देख रहे थे। किसी ने न अभी आगे बढ़कर मुझे छुड़ाने की कोशिश की थी। पुलिस मुझे जीप में डालकर ले गई थी। मेरी चीख पुकार कर मेरे घर वालों पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक समय था जब मैं किसी की चीख पुकार पर ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ यही हो रहा था और समय आने पर आपको दोहरा रहा था और मेरा दर्द सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। विक्रम के ऊंचे ऊंचे लोगों का पहचान थी, इसलिए हमारी रिहाई जल्दी हो गई थी। मगर जेल में जो दिन हमने गुजारे थे वो बहुत दर्दनाक थे। पुलिस की मार याद आती थी। मैं तड़प कर जाता था। उन दर्द भरे दिनों को मैं भूल नहीं सकता था। एक पल में बहुत ही दर्द से गुजर रहा था। मैं अपने किए पर पछताया भी था कि मैं कितनी ही लड़कियों की जिंदगियों बर्बाद कर दी। उन लड़कियों की बद्दुआएं मुझे कभी चैन से सुकून लेने नहीं देंगी या नहीं। बात मुझे दिन रात बेचैन किए रखती थी। जेल से छूटने के बाद कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। बहुत लंबे अरसे के बाद मैं घर जाने की हिम्मत की और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। मुझे में किसी की से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अपने घर के दरवाजों से बाहर पहुंचा तो जैसे दिल बंद होने लगा था। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे पहले किए गई माफी मांगकर मैं कोई भी मेरी बात सुना तो मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं कर रहा था। मैंने सबको विश्वास दिलाया मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरे अपने बच्चों ने मुझे नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। 2 दिन से ही घर में
अजनबियों की तरह रह रहा था, उसके बाद भी दोबारा शहर आ गया और आज पलट कर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सजा थी, मैं अपने बच्चों से चेहरे देखने के लिए तरस जाऊं। दोस्तों, मुझे जैसा इंसान माफी के लायक नहीं है, नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा।